हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। आज के इस वीडियो में हम मैथ्स पेडागोजी को पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। सिर्फ इस एक वीडियो को देखने के बाद गणित, शिक्षा शास्त्र, अध्यापन संबंधी मुद्दों से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों के आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और आइए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी लोग नए हैं मैं बता दूं, आप यह वीडियो टारगेट टीचर 68500 चैनल पे देख रहे हैं। मेरा नाम है दिव्येंदु मिश्रा और सी टेट, यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट और DSSB PRT एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सी टेट में गणित से टोटल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 15 प्रश्न होते हैं। इन सभी टॉपिक से गणित के सवाल पूछे जाते हैं और बाकी आज के इस वीडियो में आप जो पढ़ने वाले हैं वो यहाँ से पढ़ने वाले हैं, अध्यापन संबंधी मुद्दे, ठीक है। यानी कि मैथ्स, पेडागोजी, गणित, शिक्षा शास्त्र, इन सभी टॉपिक से जो आपके सामने आप देख पा रहे हैं, इन सभी टॉपिक से सी टेट एग्जाम में 15 अंकों के प्रश्न आते हैं। और आज के इस वीडियो में यही सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट सभी टॉपिक के। तो चलिए सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको पढ़ते हैं, फिर हम MCQ क्वेश्चन के थ्रू, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के थ्रू आपके और ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे इस वीडियो में। सिर्फ इस एक वीडियो को मेरे विश्वास पे देखिए, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा सी टेट एग्जाम के लिए। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि NCF 2005 में गणित शिक्षण के बारे में क्या कहा गया है। वैसे NCF में ये चीज़ मैंने पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पे भी बताना जरूरी है। देखिए, गणित विषय के संबंध में NCF 2005 में इस बात पर बल दिया गया है कि गणित शिक्षण का उद्देश्य तर्क शक्ति विकसित करने, ठीक है, सोच विचार करने तथा समस्या समाधान करने की क्षमता विकसित करना है। प्राथमिक स्तर हो या उच्च प्राथमिक स्तर हो, दोनों के लिए ये बात कही गई है NCF 2005 में। इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिएगा कि NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य तर्क शक्ति विकसित करने, सोच विचार करने तथा समस्या समाधान करने की क्षमता विकसित करना है। ये सभी चीज़ें भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए, लगभग 25-26 पॉइंट है टोटल, ठीक है। ये सभी भी आप पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन हैं जिनके थ्रू आप गणित के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले वो क्वेश्चन करते हैं, साथ ही आप अपनी तैयारी का आकलन भी करिएगा कि गणित पेडागोजी में कितने प्रश्न 15 में से आपके सही होते हैं। फिर बाद में इनको कुल 15 प्रश्न हैं। इसके बाद हम और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो 15 प्रश्न में से कितने आपके सही हुए ये भी जानना जरूरी है, ताकि पता चल सके आपकी तैयारी कैसी है अभी तक गणित पेडागोजी की। और बेहतरीन तैयारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा आपका मैथ्स पेडागोजी लगभग कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। तो सत्रांत परीक्षा के लिए पहला ऑप्शन, सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। अब देखिए, सत्रांत क्या होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। सत्रांत यानी कि सत्र के अंत में जब भी आपको कोई भी वर्ड समझ ना आए, उसका अर्थ ना समझ में आए, तो एक बार आप इंग्लिश में भी उस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है, अंग्रेजी में देख लीजिएगा और साथ ही उसका संधि विच्छेद करिएगा। संधि विच्छेद करने पे तुरंत आपको उस शब्द का अर्थ समझ में आ जाएगा। अगर आपको अर्थ ही नहीं पता होगा तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए अर्थ जानना ज़्यादा जरूरी है। सत्रांत यानी कि सत्र के अंत में जो परीक्षा होता है, प्रश्न पत्र की योजना बनाना। उसके बाद बी ऑप्शन है, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, ठीक है, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य। या फिर सी, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देना। या फिर डी, प्रगति पत्रक भरना। प्रगति पत्रक यानी कि जो रिजल्ट होता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। जैसे मान लीजिए आपने इतना उनको सिखा दिया, ठीक, और इसके बीच में कोई भी चीज़ बची हुई है जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बच्चों के समझ में नहीं आया है, तो जब निदानात्मक परीक्षण आप करेंगे तो उन्हीं रिक्तियों को, जो बच्चों को समझ में नहीं आया है, उन्हीं का सुधार करने का आपका उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे गणित में निदानात्मक, इसके लिए बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन NCF से है। NCF से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके सी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन। देखिए, तो प्रश्न पढ़ते हैं। NCF 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है, ठीक है। यानी कि NCF 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। उसका प्रश्न यहाँ से शुरू होता है, ध्यान से सुनिएगा। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है।
ठीक है। एनसीएफ 2005 क्या मानता है कि गणित सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका उपलब्ध कराता है या गणित में वो चीज़ निहित होता है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस सिद्धांत का पालन नहीं करता है? तो सबसे पहले नकारात्मक चीज़ों को हम ढूंढते हैं, जिस ऑप्शन में नकारात्मक शब्द होगा वही सही होगा। डी से शुरू करेंगे, उसे पढ़ने की विधि में कुछ नकारात्मक नहीं है। सी, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, ये भी ठीक है। बी, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, ये भी ठीक है, कुछ नकारात्मक इन तीनों में नहीं है। ए वाला ऑप्शन पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछा कौन सा नहीं है, तो नहीं है पूछेगा तो जो नकारात्मक है वही आंसर सही होगा। अगर पूछता कौन सा है तो जो नकारात्मक होता उसको काट देते, सकारात्मक आंसर सही होता। क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है तो नकारात्मक ढूंढते हुए हम पहले ऑप्शन की तरफ बढ़े। आंशिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, तो सूत्र बताना, सूत्र याद करवाना प्राथमिक कक्षाओं के लिए नकारात्मक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे यही ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सभी प्रश्नों के थ्रू मैं जस्ट आपको आंसर बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। अगला है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है? सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। बी ऑप्शन है, अधिकतर सूत्रों को याद करना। सी, बहुत जल्दी सवालों को हल करना। या डी, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर सभी को पता चल चुका होगा, डी ऑप्शन सही है। लेकिन बाकी के ऑप्शन सही क्यों नहीं है? देखिए, बी ऑप्शन में है सूत्रों को याद करना। सूत्रों को याद करना काफ़ी नहीं है एक गणितज्ञ होने के लिए, ठीक है। सूत्रों को तो एक सामान्य विद्यार्थी भी याद कर सकता है। ए है, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, तो सवालों के आंसर तो एक सामान्य विद्यार्थी जिसको गणित आता होगा वो भी दे देगा। सी, बहुत जल्दी सवालों को हल एक बुद्धिमान विद्यार्थी भी कर सकता है। लेकिन यहाँ है गणितज्ञ होने के लिए, यानी कि गणित का विशेषज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है? सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। ठीक है, यह जरूरी है गणितज्ञ होने के लिए, यानी कि 44 का डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आगे वीडियो के अंत में कुल 25 मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, वो नोट कर लीजिएगा। गणित पेडागोजी आपका पूरा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये सभी प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सीटेट के। एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं। शीर्षक क्या है? कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया है। यह परिवर्तन क्यों किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। ठीक है, ये जो भी चीज़ें हैं, कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, या क्या है? यह दैनिक जीवन से जोड़ते हुए चीज़ों को रोचक बनाने का तरीका है। ये जो भी चीज़ें हैं दैनिक जीवन की चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ये जो भी टॉपिक है यह क्यों शामिल किया गया है गणित में? ठीक है, यह शामिल करने का उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए। बी, पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु। ठीक है, गणित में अनुमान सिर्फ जस्ट अनुमान नहीं लगाए जाते, ध्यान रखिएगा। सी है उन्हें अलग सा समझाने के लिए। या डी, दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। तो यही ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि एक शिक्षक आकार को पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है। क्यों? गणित में एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना क्यों बना सकता है? पहला है, आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं। बी ऑप्शन है, उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। ठीक है, भ्रमण पर ले जाने का उद्देश्य क्या ये सही है कि उसने सभी पाठ को पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है? बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, सी है, यह गणित की रोजाना की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण परक कौशलों में सुधार के लिए बेहतर अवसर होगा। ठीक है, अवकाश के लिए इसमें आ गया, अवकाश उपलब्ध कराने के लिए, दोनों ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, छुट्टी उपलब्ध कराना नकारात्मक है, छुट्टी पर ध्यान नहीं देना है, अवकाश पर ध्यान नहीं देना। डी है,
क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशासित किए गए हैं, इसलिए वे अति आवश्यक हैं। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन के थ्रू इस क्वेश्चन को शामिल करने का जो उद्देश्य था मेरा, ये था कि जब भी ऑप्शन में ये दिया होगा कि ऐसा आदेश आपको मिला है इसलिए आप वो काम करेंगे, बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, या फिर शासन का आदेश है, एनसीईआरटी का नियम है, एनसीएफ में बताया गया है, या फिर ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन गलत होंगे। सिर्फ आप ऑर्डर फॉलो करेंगे, यह ऑप्शन कभी सही नहीं होगा सीटेट में। तो यहाँ पे बी, सी और डी कट गया, बचा ए, यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आकार बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कभी यह सही नहीं होगा कि सिर्फ आपको ऑर्डर मिले हैं ऐसा करने के लिए इसलिए आप वो काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए है कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करना। क्रियाशील गतिविधि सकारात्मक शब्द है, ध्यान रखिएगा। बी है संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना। ठीक है, इसको रोकते हैं। तीसरा है केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर। ध्यान दीजिए, तीसरे ऑप्शन में एक ऐसा शब्द है जो नकारात्मक है। ठीक है, आपने ध्यान दिया, ये जो केवल शब्द है, केवल, सिर्फ, ये सब नकारात्मक शब्द होते हैं। तो कभी भी जब सकारात्मक आंसर पूछेगा कौन सा सही है, कौन सा हो सकता है, तो सिर्फ केवल वाले आंसर कभी सही नहीं होंगे क्योंकि यह नकारात्मक है। ठीक, तो यहाँ पे सी ऑप्शन कट गया, केवल शब्द है इसमें। केवल, डी में भी केवल शब्द है, ये भी कट जाएगा। ठीक है, अधिक से अधिक अभ्यास कराना, ये भी नकारात्मक है। सबसे ज़्यादा सकारात्मक कोई आंसर है तो ए है, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करना। ठीक है, सी और डी तो ऐसे ही कट गए थे, बचे थे दो में से सबसे बेहतरीन ऑप्शन ए है, क्योंकि इसमें क्रियाशील होने की बात की जा रही है। जब बच्चा क्रियाशील होगा तभी बेहतर ढंग से सीखेगा। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। सभी लोग, जो लोग भी देख रहे हैं, ये रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट इसलिए है क्योंकि मैं देखता हूँ कि मतलब बहुत से ऐसे वीडियोज़ पे इतने ज़्यादा लाइक्स होते हैं, तो कम से कम मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, तो थोड़ा सा लाइक तो बनता है ना। आपके लाइक से जस्ट मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपको पसंद आ रहा है वीडियो, और पसंद ना आए तो डिसलाइक ज़रूर करिए। साथ ही ये भी बता दीजिएगा कि क्या कमी थी ताकि उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं सुधार कर सकूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का, नंबर सिस्टम पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यवकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। बी है बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता। सी है 6 अंकों का गणना करना। या डी संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बता दूं, जब भी कहीं पे किसी ऑप्शन में सिर्फ एक कौशल के विकास की बात की जाए, किसी एक पक्ष के विकास, ठीक है, या उसको सिखाने की बात की जाए, अधिगम की बात की जाए, यहाँ देखिए सिर्फ 4 अंकों की संख्या की बात हो रही है, यहाँ पे बड़ी संख्या की बात हो रही है, यहाँ 6 अंकों की गणना की बात हो रही है। लेकिन डी ऑप्शन में सैकड़ा, दहाई, इकाई, स्थानीय मान, सभी की बात हो रही है। तो संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य यही है, डी ऑप्शन सही होगा। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आप पढ़िए ही मत, ठीक है, क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, क्वेश्चन क्या है इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, सिर्फ आप 4 ऑप्शन पढ़िए। 4 ऑप्शन भी आप पढ़ेंगे तो अगर आपने सीटेट में थोड़े से भी अच्छे से पढ़ाई की है तो डी ऑप्शन ही आपको फटाक से सही लगेगा, क्योंकि इसमें कई कौशलों के विकास की बात की जा रही है, कई चीज़ों के अधिगम की बात की जा रही है। चलिए 34 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी 2005 से है, जो कि इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कड़ा का एक तरीका शामिल होता है। एनसीईआरटी 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कड़ा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? मतलब कि प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि गणित जो है, गणित पढ़ाने का उद्देश्य ये होता है कि बच्चों के सोचने समझने की क्षमता का विकास किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा?
डी ऑप्शन से शुरू करते हैं, विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना। कोचिंग देना नकारात्मक शब्द है, कट गया। विद्यार्थियों को बहुत सारे कार्यपत्रक, वर्कशीट या होमवर्क देना, ये भी बहुत गलत है। बहुत सारे होमवर्क देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सार्थक होमवर्क देना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। होमवर्क के बारे में जब भी कोई प्रश्न आएगा तो ध्यान रखिएगा, सार्थक बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर उनके हिसाब से आपको होमवर्क देना होगा। ठीक। बी ऑप्शन है, गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना। ये तो बिल्कुल गलत है। बचा ए, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना। ठीक है, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करने से ही बच्चों में चिंतन और तर्कड़ा करने की दृष्टिकोण पैदा होगी। ध्यान दीजिएगा, 44 का ए सही होगा। और सीटेट में जब भी कभी आपको समझ ना आए तो एक तुक्का बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। इन तीनों ऑप्शन में देख रहे हैं, बस एक एक लाइन में जितना ये 3 ऑप्शन है उतना बड़ा सिर्फ ए ऑप्शन है, यानी कि तीनों से बड़ा, तीनों से ज़्यादा शब्द सिर्फ ए ऑप्शन में है। तो जब भी आपको कोई प्रश्न समझ नहीं आएगा सीटेट में, तुक्का मारना होगा, तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा उसी पे तुक्का मारिएगा। 99% चांस होगा कि सही हो जाए आपका। ठीक है, लेकिन तुक्का मारिएगा तब जब सारे प्रश्न आप कर लीजिएगा। तुक्का मारना इसलिए बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में जो प्रश्न आप ना कर पाएँ उसको भी सही तरीके से करके आएँ आप। मेरा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग अच्छे से सीटेट क्वालिफाई करें। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करता है। अबेकस आपने देखा होगा, वैसे इन सब पे एक वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है, अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, अबेकस, जियो बॉक्स और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो एग्जाम में 100% पूछी जाती हैं। तो अबेकस आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्या लिखने में, गणना में परिशुद्धि प्राप्त करने में, स्थानीय मान की महत्ता समझने में। तो 46 का बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अबेकस किसमें सहायता नहीं करता? शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्या लिखने में। ठीक है, लिखने में मदद नहीं करता अबेकस। ठीक, ध्यान रखिएगा, पढ़ने समझने के लिए होता है। ठीक है, स्थानीय मान वगैरह। ठीक है, पढ़ने और समझने के लिए अबेकस का प्रयोग करते हैं, ना कि लिखने के लिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। चलिए, बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे पूछा था कौन सा नहीं करता, बी। देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 को 482 पढ़ता है। ठीक है, 482 को 482 तो पढ़ता है, लेकिन लिखता क्या है? 40,082। ठीक है, यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? कि कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 तो पढ़ लेता है, लेकिन लिखते समय वो 40,082 लिखता है। यह शिक्षक को किस ओर संकेत करता है? शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? बच्चा, पहला ऑप्शन, बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया। बी, बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप में भ्रमित है। सी, शिक्षक को स्थानीय मान विषय तभी पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्याओं को भली प्रकार लिखना सीख जाएं। या डी, बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा 37 नंबर क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही होगा। बच्चा ध्यान से तो सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है, क्योंकि अगर इस तरह की गलती होती है तो स्थानीय मान की समझ नहीं है, ऐसा दर्शाता है ये चीज़। ठीक है, कि 482 तो पढ़ लेता है लेकिन 482 को लिखना कैसा है? स्थानीय मान का समझ ना होने की वजह से वो 40,082 लिख देता है उस चीज़ को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब सीटेट एग्जाम में आप बैठे होंगे तो यह प्रश्न आपको बहुत ही ज़्यादा कठिन लगेगा, क्योंकि इसमें चतुर्भुज, परिभाषा, पता नहीं क्या क्या, इतना बड़ा सा क्वेश्चन है। लेकिन सीधे अगर आप ऑप्शन की तरफ ध्यान दें तो बिना प्रश्न पढ़े, देखिए प्रश्न आपको मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन आप सिर्फ ऑप्शन पढ़िए, नकारात्मक चीज़ों को काट दीजिए, जो सकारात्मक बचेगा वही आंसर होगा। डी ऑप्शन है, विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना। तो परिभाषा हमेशा मैंने बताया है नकारात्मक शब्द है। परिभाषा वगैरह प्राथमिक कक्षाओं के लिए नकारात्मक टैग वर्ड होता है। सी में भी परिभाषा पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता। ठीक, बी में भी परिभाषा को कंठस्थ याद करना, ये सभी नकारात्मक शब्द हैं। बचा यही सही होगा। और प्रश्न को पढ़ने के बाद भी अगर आप देखेंगे, कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है। ठीक है, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग आदि। शिक्षिका का उद्देश्य क्या है?
ठीक है। भले ही शिक्षिका वहाँ चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है, लेकिन उसका जो उद्देश्य है वो परिभाषा याद कराना वगैरह नहीं है। उसका उद्देश्य है विभिन्न परिप्रेक्ष्य में चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप ये चीज़।